आज हमारे साथ सिने आर्टिस्ट आदिल शेख साहब मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहते हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम इनसे जानना चाहते हैं कि दिल्ली से बॉम्बे तक का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। क्योंकि ये यहाँ पर थिएटर करते थे, सीरियल भी किए, फिल्में भी की, लेकिन आज ये बॉम्बे में इतने व्यस्त हैं कि इनको पकड़ पाना मुश्किल था, लेकिन आज ये आ गए हैं। तो हम इनसे जाएँ। शेख साहब, हमारे स्टूडियो में आपका खैर मक़दम है, और हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली से बॉम्बे तक का सफ़र कैसे तय किया। सबसे पहले तो मैं सभी देखने वालों को अपनी तरफ से बहुत बहुत आदाब कहना चाहूँगा। दिल्ली से बम्बई तक का सफ़र बहुत मुश्किल था और बहुत मुश्किल है। दिल्ली में सबसे पहले हमने थिएटर किया, और थिएटर हम जो है कंट्रीब्यूशन करके किया करते थे। मतलब हमारे पास ऐसा कोई स्पॉन्सर या कुछ इस तरह का नहीं था, तो थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर सब इकट्ठा कर कर फिर करते थे। हाँ, हॉल बुक कराकर फिर थिएटर करते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा थिएटर का। हमारे ग्रुप का नाम था युगांतर कला मंच। उसमें मैंने अरे शेख साहब, मैं एक बात ये जानना चाहूँगा कि ये शौक़ आपको कैसे लगा, और आपने ये पहले यहीं किया या सीधे डायरेक्ट मंडी हाउस से शुरू किया? होता क्या है कि फिल्में देखने के बाद हर इंसान को, हर आदमी को ये लगता है कि मेरे अंदर भी कुछ है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो मैं भी फिल्में देखता था टीवी पर, और एक एक दिन में कई बार संडे को 3-3 फिल्में देखता था। तो बस इसी से शौक़ पैदा होता रहा। फिर मैं मिमिक्री करने लगा एक्टरों की। मिमिक्री करते करते फिर मैगज़ीन्स वगैरह, इंटरव्यू एक्टरों के पढ़ता था। उसमें हर एक्टर का यही कहना होता था कि भाई मैंने उतना अरसा थिएटर किया, मैंने इतना किया। तो मुझे लगा कि जो नकल है ना, वो नहीं चलती, तो असल ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर मैंने थिएटर के लिए जद्दोजहद शुरू की। हालांकि उससे पहले जो इश्तहारी वो आते हैं कि जी हम सीरियल बना रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, देखे होंगे अखबारों में, बहुत पहले आते थे। 88-89 की बात है। तो मैं वहाँ पे जाता था, लेटर लिखता था, ऑडिशन के पैसे देता था। तो होता कुछ नहीं था वहाँ। बुलाते थे और जो भी 500 रुपये इंटरव्यू लिया, और हाँ, बस इस तरह की चीज़ें करते थे। खैर बहरहाल, तो मुझे लगा कि इससे होने वाला कुछ नहीं है, मुझे थिएटर करना चाहिए। अब थिएटर के लिए मैं सही थिएटर ग्रुप ढूंढ रहा था। तो ऐसे ही अखबार पढ़ता रहा, तो एक ऐड देखा मैंने जिसमें लिखा था कि हमें थिएटर के लिए कुछ नए आर्टिस्ट चाहिए। मैंने उनको, मुझे बड़ा मतलब जिज्ञासा हुई और बहुत खुशी हुई। मैंने उनको चिट्ठी लिखी। उस टाइम पे लेटर चलते थे, वो खाकी वाले, आपने देखा होगा। तो लेटर भेज दिया मैंने, लेकिन उस लेटर का जवाब नहीं आया। हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। मैं क्या यार, जवाब नहीं आया, लेकिन उनका एड्रेस मेरे पास था। मैं उस एड्रेस पे गया और उनसे फ़ेस टू फेस जाकर बात की कि जी मैं आपके साथ थिएटर करना चाहता हूँ और मैंने लेटर लिखा था आपको, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। खैर देन हमारा मंडी हाउस, उन्होंने मुझे मंडी हाउस का टाइम दिया, और मंडी हाउस में पहला कदम मेरा इस तरह से हुआ। तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी ठीक है, हमारा थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, और हम लोग जो है, हमें कोई स्पॉन्सर तो करता नहीं है, हम लोग सब इकट्ठा करके पैसे और थिएटर बुक कराते हैं और इस तरह से प्ले करते हैं। ठीक है, हमने शुरू किया। जो भी उस टाइम पे हम काम भी करते थे, और जो इससे में आता था कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन देते थे। तो मैंने पहला प्ले किया था द मशीन। ये एक आदमी हैं जो, ऐसा शहर है, वो सिर्फ लावारिस लाशें ढोने का काम करता है, उसी के ऊपर वो आधारित था प्ले। और उसमें मैंने एक नेता के पीए का रोल किया था, और एक रोल किया था उसमें मैंने इंस्पेक्टर का, कॉमेडी था। खैर बहरहाल वहाँ से मेरी थिएटर की शुरुआत हुई। आपके कौन कौन से मशहूर थिएटर रहे वो बताएं। मेरा मशहूर रहा, सबसे ज़्यादा मशहूर रहा हम सब ड्रामा ग्रुप का, ऐवान गालिब का
गालिब की वापसी। गालिब की वापसी मैंने किया, उसके कई शोज़ किया, और मेरी खुशकिस्मती है उसमें अपना एनएसडी के डायरेक्टर जो हैं बीएम शाह जी, फर्स्ट हमारा जो शो हुआ था उनकी डायरेक्शन में हुआ, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसको, और पुरानी दिल्ली में काफ़ी मशहूर हुआ, और हमारे जो राइटर हैं उनको अवार्ड भी दिया गया गालिब इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो काफ़ी अच्छा वो रहा, और फर्स्ट टाइम मैंने किसी एनएसडी के डायरेक्टर के साथ काम किया था। उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग वगैरह अपना जो बता रहा था युगांतर से जुड़ा रहता था। और जो हमारा युगांतर कला मंच की प्ले था उसका नाम था मिस जंतर मंतर। उसके हमने लगभग 50-60 शो किए, और बल्कि उससे ज़्यादा ही शो किए होंगे। तो इस दौरान जो है मैं दूसरे ग्रुपों में भी करता रहता था, एक टाइम में 2-2 3-3 रिहर्सल करता था, और अपने ग्रुप में तो पैसा देता था। फिर एक टाइम ये आया कि मुझे बाहर से पैसे मिलने लगे। पैसा लेके और फिर मैं थिएटर करता था। तो लगभग 12-13 साल दिल्ली में थिएटर करता रहा, और इस बीच जो दिल्ली में सीरियल बनते हैं डीडी उर्दू, डीडी काशीद, डीडी वन के, वो सीरियल भी करता रहा। एक्चुअल में क्या होता है कि सैटेलाइट का ज़माना आ चुका है, तो लोग जो है डीडी वन, डीडी काशी, डीडी उर्दू जो कश्मीर में है तो वहाँ तो देख सकते हैं, देखते हैं लोग, बट यहाँ इतना नहीं देखते, तो ज़्यादा किसी को पता नहीं चलता कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर किसी ने इत्तेफाक से डीडी वन देख लिया तो पता लग जाता है कि भाई उसने जो है कोई सीरियल देखा हमने आपका। तो खैर बहरहाल लगभग 42 के करीब मैंने यहाँ सीरियल किए, जिसमें लीड भी किया, सपोर्टिंग भी किया, और हर तरह के रोल किए, लगभग हीरो टाइप के भी किए, गाना वाना, मतलब काफ़ी काम किया दिल्ली में। और दिल्ली में रहते हुए मैंने एक फ़िल्म की थी जुगाड़, जिसमें और तो काफ़ी चली है। जी इसमें मनोज वाजपेयी और विजय राज हैं। ये दिल्ली में सीलिंग जो हुई थी उसी के ऊपर आधारित है फिल्म। हाँ, तो इसमें मेरा एक सरकारी जो पियून होता है उसका कैरेक्टर है, और 2 सीन हैं मेरे, और दोनों विजय राज के साथ हैं, कॉमेडी है। तो ये फिल्म की, और दिल्ली में रहकर एक फ़िल्म और मैंने की जुगाड़। जुगाड़ के बाद जॉली एलएलबी जी। तो जॉली एलएलबी का भी एक अजीब सा वाक़या हुआ था कि सुभाष कपूर जी को दिल्ली में काफ़ी ऑडिशंस वगैरह कर लिए थे, लेकिन हमें नहीं पता चल पा रहा था। तो इत्तेफाक ही ये रहा कि जो उसका प्रोडक्शन वाला है वो उसने कहा कि आदिल भाई एक ऑडिशन है, अगर आप आना चाहें तो आ जाएं करोल बाग में। ठीक है भाई, हम वहाँ ऑडिशन पे पहुँचे। तो ऑडिशन भी, फिल्म का ऑडिशन ऐसे था कि एक छोटा सा कैमरा वो पार्किंग में लेके खड़ा हो गया, जो होटल की पार्किंग होती है। हाँ जी, ये लाइंस दे दी मुझे कि जी ये लाइन से डायलॉग बोलिए। अब ठीक है, अपना मैंने प्रिपेयर अच्छे से कर ली थी, लाइंस बोली अपना जो भी थी उनकी। लाइन बोलने के बाद हम आ गए ऑडिशन देके। ऑडिशन के लगभग 3 या 4 दिन बाद तकरीबन उनका फ़ोन आया कि जी आपका शूटिंग है, और आपको बिरला मंदिर के पास एक स्कूल है, आपको वहाँ पहुँचना है, और इतने बजे से इतने बजे तक आपका शूट मतलब टाइम रहेगा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार क्या है क्या नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट डे हम शूट पे पहुँचे तो पता ये लगा कि हमारा जो सीन है वो अरशद वारसी के साथ है। तो काफ़ी खुशी हुई। बहरहाल वहाँ तो हमारा मतलब सीन ही वही शुरुआत उसी से होनी थी। तो लाइटिंग वाइटिंग सेट वेट लगा दिया गया, सारी चीज़ें सेटिंग हो गई, और हमें कोट पहना दिया गया ब्लैक कलर का। मतलब ये दिखाया कि हम वकील हैं, और उससे बातचीत है। डायलॉग जो बता रहे थे, जो मैंने ऑडिशन में बोले थे डायलॉग, ये वही डायलॉग थे। उनको टोन चाहिए थी। हाँ जी। तो उसमें राजपाल जो हैं अपना बोमन ईरानी,
मैं उनका भेजा हुआ आदमी हूँ। और ये मुझे बाद में पता लगता है, जब मैं शूट कर रहा था तब मुझे नहीं पता कि मैं क्या, कैसे, किससे, कुछ नहीं। शूट जब फिल्म देखी मैंने तब मुझे पता चला है कि मुझे राजपाल यादव ने राजपाल ने, मतलब जो बोमन ईरानी हैं, उन्होंने भेजा है अरशद वारसी को थ्रेट कराने के लिए। खैर बहरहाल लाइंस वही मिल गई, कॉस्ट्यूम वगैरह पहन ली। उसके बाद अब अरशद वारसी के साथ सीन था तो थोड़ा सा चीज़ें होती हैं एक्टर के अंदर। तो मैंने पहले सलाम किया अरशद भाई को, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या होता है कि बड़े एक्टर जो होते हैं, स्टार जो होते हैं, उनकी सबसे पहले कैमरा रिहर्सल होती है और उसके बाद सेकंड टेक होता है। उससे पहले आप उनसे लाइंस के लिए नहीं बोल सकते। अगर उनका मूड है तो वो आपके साथ लाइंस कर लें, वरना जो है वो मना कर देंगे, या वहाँ तक उनका बॉय वगैरह कहेगा नहीं सर अभी बिजी हैं ये वो। तो जैसे ही बातचीत चल रही थी मैंने कहा अच्छा भाई, एक मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ तो एक लाइन रिहर्सल हो जाए। तो वो इतने अच्छे मतलब मिजाज से इतने अच्छे हैं, और उनका जो मिजाज है बहुत मतलब जॉली मूड। तो यार क्या बात करना, चलो करते हैं। एक लाइन रिहर्सल हमने वहाँ कर ली। उसके बाद सेट पे गए और हम अरशद साहब सीढ़ियों से उतर रहे हैं और मैं उनको रोकता हूँ। मेरा डायलॉग शुरू होता है, क्यों वकील साहब ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है? हाँ, 4 फोटो अखबार में छप गए तो अपना आपको 30 मार्का समझ रहा है? वार्निंग दे रहा हूँ, याद रखियो, आइंदा राजपाल साहब से बदतमीज़ी से बात की ना, जहाँ से निकटा वहीं बांट दूंगा। ये डायलॉग था मेरा। और देन एग्ज़िट करना होता है। तो तभी अरशद भाई कहते हैं, ओए बात सुन। और स्क्रिप्ट में लिखा था 1 मिनट भाई साहब। तो डायरेक्टर साहब ने उनको फ़ौरन कहा कि करेक्ट किया कि अरशद ओए नहीं, 1 मिनट भाई साहब, क्योंकि एक डायरेक्टर को पता होता है कि उसका कैरेक्टर कैसा जा रहा है। और अगर ये मतलब ओए ये कर देगा तो वो कैरेक्टर से बाहर हो जाएगा। हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। तो उन्होंने वही बोला जो डायरेक्टर ने कहा, 1 मिनट भाई साहब। और उसके बाद हमारी फ़ाइट होती है, ये सारा सीक्वेंस मतलब मुश्किल से आधे पौन घंटे में हम फ्री हो गए। हाय हाय दुआ सलाम हुई, देन आ गए। तो ये काम थोड़ा हमने दिल्ली में, और एक फ़िल्म और की थी मैंने, जलपरी, जो नीला माधव पांडे हैं जिन्होंने APJ अबुल कलाम की लाइफ पर बायोग्राफी एक फ़िल्म बनाई थी। तो उनके साथ जलपरी की मैंने, और एक और फिल्म थी हल्का जो अभी रिलीज़ हुई थी, और हाल उसकी भी दिल्ली में शूट हुआ था, और जलपरी का हुआ था हरियाणा में। तो खैर उनके साथ भी काम किया, और अगर कुछ काम करते हैं तो बुलाते हैं। तो दिल्ली में ये सब कुछ लगभग मैं दिल्ली में 18 साल लगाने के बाद 18 साल में सोचा कि बम्बई चला जाए। हाँ जी, ये चलता रहा। और इस दौरान मैंने जो है दूरदर्शन का एक ऑडिशन होता है वो भी पास किया, रेडियो का ऑडिशन पास किया। तो मैं दूरदर्शन से और रेडियो से अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ, और उसमें भी रेडियो का काफ़ी इन हाउस का भी काम किया और बाहर भी काम किया। और दूरदर्शन का तो इन हाउस नहीं किया, बट दूरदर्शन जो बाहर काम देता है उसमें काफ़ी, बताया आपको, 42 के करीब सीरियल किए। तो लगभग ये सारा काम करने के बाद बड़ी ऐसा होता है कि बहुत सारी दिक्कतें सामने आ जाती हैं बॉम्बे निकलने के लिए। एक सबसे बड़ा तो फाइनेंस का मसला होता है। हाँ जी, एक मिडिल क्लास एक्टर के लिए, और जिसमें घर वालों की सपोर्ट ना हो, उसको निकलने के लिए। खैर ऊपर वाले का शुक्र है। क्या है कि हम एक्टरों के ऊपर, एक मुझे शेर याद आ रहा है, अगर कहें तो मैं, कि जला के मशअले जहाँ हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। बहुत खूब, बहुत अच्छे। तो खैर जैसे तैसे ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल किया कि वहाँ जाने के असबाब पैदा किए।
पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। पैसे का इंतज़ाम हुआ, उसके बाद मैं बॉम्बे निकला। बॉम्बे में मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने हेल्प की। 1 या 2 महीने जो है मैं किसी के रूम में रहा। उसके बाद ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे अपना रूम मिल गया, और 1-2 लड़के मैंने पीजी रखे अपने साथ ही। अकेला तो मैं रह नहीं पाता हूँ, तो कम से कम 1-2 लोग रहते हैं दोस्त, तो अच्छा सा वो हो जाता है। और उसके बाद बॉम्बे में जद्दोजहद शुरू की। बॉम्बे में ऑडिशंस वगैरह, मैं जितने भी ऑडिशंस होते थे ऑडिशन अटेंड करता था, और बड़े बड़े एक्टरों का मैसेज, एक्टरों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, जो जद्दोजहद में लगे हैं, अक्सर मैसेज आया करते थे कि भाई ऑडिशन ज़रूर अटेंड करें और ऑडिशन करते रहें। और दूसरी बात यह है कि प्रोडक्शन हाउस में हफ्ते में 10 दिन में, महीने में चक्कर मारते रहें, तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती रहेंगी। तो खैर बहरहाल मैंने जो शुरुआत की एपिसोडिक से की, जैसे क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और क्राइम अलर्ट, इस तरह के जो एपिसोडिक होते हैं, या हॉरर शोज़, लाल इश्क वगैरह, या इस तरह के हॉरर शो से, मतलब एपिसोडिक शो से मैंने शुरुआत की, और उसमें 1 दिन का 2 दिन का करता था। और कुछ एक काम मैंने ऐसे किए जो अपना काम दिखाने के लिए कि भाई आप किस तरह का काम करते हैं, और क्या करना चाहते हैं, हाँ, क्या कर सकते हैं। किस तरह का आपके अंदर काबिलियत है, या आप कितना बड़ा किरदार कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पैसे का मुंह नहीं देखा। मतलब मुझे बहुत कम आधी पेमेंट पर मैं जो लेता हूँ उसकी आधी पेमेंट पर भी काम किया मैंने, ताकि कास्टिंग वालों को अपना काम दिखा सकूँ। जब उस कास्टिंग वाले ने मेरा काम देखा, उसमें मुझे रोल अच्छा लगा, और मैंने पैसे का मुंह नहीं देखा, पैसे में कंप्रोमाइज़ किया। उसके बाद जब मैंने अपना काम दिखाया, तो उस कास्टिंग वाले ने फिर मुझे क्राइम पेट्रोल में, क्योंकि क्राइम पेट्रोल में क्या होता है कि 1 सीन 2 सीन, 1 सीन, एक कैरेक्टर मिलना जो है अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो जो है अनुभवी एक्टरों को लेते हैं, क्योंकि 3 दिन में या 4 दिन में उन्होंने एक एपिसोड निकालना होता है, जो एपिसोड होता है, तो उसमें इतना फुर्सत नहीं होता। आपको स्क्रिप्ट दी है, देन आपने डायलॉग याद करा, चलो भाई एक्शन, चलो ये लगाओ कैमरा, धक 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 धक। तो मेरा काम करने का मकसद उस कम पैसों में या आधी पेमेंट में यही था कि मैं पहले अपना काम दिखा दूं। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब क्राइम पेट्रोल उसी कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में आया, उसने मुझे सपोर्टिंग रोल दिए, अच्छे लीड रोल दिए, और ऊपर वाले का शुक्र है जब किया है तो ना, क्योंकि अनुभव कुछ ऐसा जो काम आ रहा है, कुछ उसमें से जो आपने किया हो। देखिए, लॉकडाउन से पहले मैं मुंबई में ही था, और मुंबई में एक सीरियल क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड करके आया था, मौत की दुआ, वो टेलीकास्ट हो चुका है। लाल इश्क करके आया था, वो टेलीकास्ट हो चुका है। एक फ़िल्म की मैंने अर्जुन कपूर के साथ, निखिल अडवाणी की फ़िल्म है, उसमें अर्जुन कपूर का पड़ोसी का रोल है मेरा, और फ़िल्म का नाम है चले चलो। उसमें मेरी जितनी भी बातचीत है, मेरा जितना भी पोर्शन है, वो सब अर्जुन कपूर के साथ है। मतलब मैं उसका पड़ोसी हूँ, मतलब ट्रैवल एजेंसी की दुकान है मेरी, और वो अपना बिल्डोज़र साथ में लेके आया किसी चीज़ को गिराने के लिए या उस करने के लिए, वो मेरे बोर्ड पे मारता है, देन मेरी उससे जो बातचीत होती है, झगड़ा हो जाता है एक तरह से। तो लगभग 2-3 सीन हैं उसमें, और जितना भी सीन है सब उसी के साथ है। आजकल आप यहीं मौजूद हैं, तो यहाँ कुछ काम चल रहा है। अभी क्या है कि एक तो ये फिल्म बताई मैंने आपको चले चलो, एक फिल्म अगर सुल्तान के डायरेक्टर का नाम सुना हो, अली अब्बास जाफ़र, तो उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला है। उन एज ए प्रोड्यूसर उनकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है खाली पीली, खाली पीली। हाँ, उन्होंने अपने दोस्त को मौका दिया उसमें डायरेक्शन का, उनका नाम है डायरेक्टर का मकबूल ख़ान। तो अभी उनके साथ एक उस फिल्म में मैंने किरदार किया है जिसमें मैं ज्वेलर बना हूँ। मेरी ज्वेलर की दुकान है, और उसमें हीरो है ईशान खट्टर, पंकज कपूर के बेटे, शाहिद कपूर का भाई ईशान खट्टर।
तो वो फ़िल्म है, उसमें ज्वेलर का कैरेक्टर है बहुत अच्छा, और जो डायरेक्टर साहब हैं मकबूल खान, बहुत अच्छा फ़िल्म आया उन्होंने। अभी इतना कहने का ये मतलब है कि जो अब जो नई प्रतिभाएं आ रही हैं जैसे दिल्ली में ही हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही अभी इस बात से यही तज़किरा करना चाहता था कि सर्वाइव मुंबई में सबसे मुश्किल चीज़ है सर्वाइव करना। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम किया है, लेकिन अगर आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपका ड्रॉबैक बन जाता है। और वही ये जो लॉकडाउन हुआ, ये महामारी की वजह से जो बेचारे एक्टर 10-10 साल से 15-15 साल से रह रहे थे, काफ़ी लोग बेरोज़गार हो गए, और कई एक्टरों ने, आपने सुना होगा कि फांसी लगा ली। तो मतलब आदमी क्या करेगा अगर काम नहीं है? आज भी फ़िल्म का शूट नहीं हो रहा है बॉम्बे में, जिस टाइम पे हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, बॉम्बे में कोई शूट नहीं चल रहा है फ़िल्म का। अब अगर वो शूट करने आ रहे हैं, अब दिल्ली की साइड आ रहे हैं, ऊपर वाला चाहेगा तो दिल्ली के आर्टिस्टों को भी अच्छा फ़ायदा होगा और हमें भी होगा। और सीरियल जो है वो डेली सोप चल रहे हैं, और रियलिटी शो में आप देखे होंगे ऑडियंस के लिए कटआउट लगा रखे हैं उन्होंने ऑडियंस के, और बड़े बड़े जो माइथो सीरियल थे वो कुछ नहीं चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बस आप अगर टीवी खोलेंगे तो जहाँ तक मैंने देखा डेली सोप एक फैमिली ड्रामा टाइप के चल रहे हैं बस वही। मतलब 50% 60% मुंबई में काम हो रहा है। अब ऐसे में जो एक्टर आ चुके हैं वो तो बेरोज़गार हो गए, जो अपने घर पे पहुँचे, मुंबई से बाहर आ गए। कुछ लोगों ने जो है सरेंडर कर दिया, कुछ लोगों ने मतलब किस तरह से कैसे क्या गया मैं आपको बता नहीं सकता। मैं यहाँ हूँ, लॉकडाउन से लेकर अब तक मेरा कोई शूट नहीं हुआ, मैंने कोई शूट नहीं किया। अभी साउदर्न इंडिया की एक टीम आई है, तो उसमें मेरा एक कैरेक्टर की बात हुई है, और वो भी एक दिन का शायद काम है, और एक क्राइम अलर्ट का शूट चल रहा है, तो उसमें भी देखते हैं। तो एक्टर के लिए सबसे मेन चीज़ होती है इस लाइन में, अगर आना चाहता है कोई, सरवाइव कर सकता है वो, क्योंकि काम की कोई गारंटी नहीं है कब मिलना है कब नहीं मिलना है। आदमी की किस्मत सबकी अपनी अपनी है, आपको मेहनत बराबर करनी पड़ेगी। देखिए, ये थे हमारे साथ शेख साहब, आदिल शेख साहब। इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से बॉम्बे में आज के दौर में लॉकडाउन के बाद आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट ये अलाउ करती है कि 20 से 25 हज़ार रुपये महीना आपके घर वाले आपको भेज सकते हैं, तो ऐसे में आप रुक सकते हैं, क्योंकि आज भी वहाँ शूटिंग नहीं चल रही। और कैसे हालात हैं, किसी से ढके छुपे नहीं है। दुनिया में लॉकडाउन जो है वह दुनिया सारी इधर से उधर हो गई है, सबका काम बने, समझ लीजिए कि चक्का जाम था। लेकिन थोड़ा थोड़ा काम हो रहा, पटरी पे गाड़ी आ रही है। जब पटरी पे गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, आ जाएगी, तो फिर दोबारा से जो ये हालात बेहतर हो जाएंगे। रामी जी, एक चीज़ और कहना हाँ। चाहूँगा मैं, कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एक्टर घर में बैठे हैं, टीवी देखा, अच्छा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, डायलॉग तो मैं भी बोल सकता हूँ, हाँ ये तो मैं भी कर लूँगा। या दोस्तों में, जैसे हम शुरुआती टाइम में मिमिक्री करते थे, चार दोस्तों को लेके, ओ जानी ये हुआ वो इस तरह का अगर कुछ कर लिया, और उसमें सोचता है आदमी कि यार मैं बॉम्बे जाऊंगा। तो ऐसे लोगों के लिए बम्बई में कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर इनको ठगा जाता है। 50,000 रुपये दे दो, आप 1 लाख। दूसरी आती है कि पहले तो शोज़ होते थे तो मेमिक्री करके अपना गुजारा कर लेते। अब शोज़ भी नहीं हो रहे, जो मेमिक्री भी नहीं नहीं नहीं, आपको खाली अंदर ही अंदर आपने टीवी पर देख के खाली शौक कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि एक्टर जो होता है जन्मजात होता है, पैदाइशी कोई एक्टिंग किसी को सिखा नहीं सकता। इंस्टीट्यूट आपको जो है थोड़ा पॉलिश कर देता है, आपको मांझ देता है, बट एक्टिंग जो होती है आपके अंदर होती है। लेकिन बिन गुरु ज्ञान कहाँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी एक्टर जाना चाहते हैं, सबसे पहले वो किसी इंस्टीट्यूट में या थिएटर करें। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा थिएटर करें, 2-3 नाटक करें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से कैसे क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो मेंटली लेवल है वो मजबूत होना चाहिए, कि आप अपने घर वालों से अलग रह सकते हैं, आपको होम सिकनेस तो नहीं है।
पता लगा कि आपको जो है आप बॉम्बे पहुँचे, इतना पैसा खर्च करके आप रह रहे हैं, आप पता लगा मुझे तो घर वालों की याद आ रही है, मुझे मम्मी की याद आ रही है, मुझे बहन की, तो वो आदमी नहीं रह पाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा और यहाँ से सीख के जाना पड़ेगा। बम्बई जो है करने की जगह है, सीखने की नहीं। अगर आप वहाँ सीखने की कोशिश करेंगे तो आपसे कोई 1 लाख ले लेगा, 2 लाख ले लेगा, 50,000 ले लेगा कि मैं आपको उसमें सीरियल में काम करा दूंगा या फिल्म में काम करा दूंगा, तो वहाँ आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। दिल्ली में या बॉम्बे में सरकारी इदारे के अलावा सिर्फ जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें एक्टर या बड़े लोगों के ही बच्चे जाते हैं। जो आदमी स्टार्ट ले रहा है या अपना कारोबार को बनाना चाहता, प्रोफेशन बनाना चाहता है एक्टिंग को, तो इसमें वो आगे नहीं बढ़ सकता। यही था आदिल शेख साहब का दिल्ली से बॉम्बे तक जाने का तजर्बा। मेरी आने वाली फिल्म है चले चलो और खाली पीली। तो जो लोग देख रहे हैं, हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं सियासी तकदीर का, तो प्लीज़ आपसे दरख्वास्त है कि आने वाली जो फिल्म है अर्जुन कपूर की चले चलो और दूसरी फिल्म है खाली पीली, आप ये ज़रूर देखें। शुक्रिया। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।